नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी बेहद खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी सहायक साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से, जिसमें हम आपको नई तकनीक पिंजरा संवर्धन के संबंध में देंगे कुछ विशेष जानकारियां। नई तकनीक ने न केवल खेती बल्कि उससे जुड़े दूसरे व्यवसायों को न केवल आसान बनाया है बल्कि लाभकारी भी बनाया है। पिंजरा संवर्धन तकनीक भी एक उन्नत तकनीक है। तो क्या है पिंजरा संवर्धन तकनीक और इसके क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पिंजरा संवर्धन के लाभ और तत्काल आवश्यकता के कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सिफरी ने व्यावसायिक रूप से स्वदेशी मछली की प्रजातियों का अध्ययन किया और जलाशयों में स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सिफरी मॉडल पिंजरों में अपनी उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की है। उच्च मूल्य के बटर कैटफिश, ओम्पोक बिमाकुलेटस, जिसे आमतौर पर पाबड़ा के रूप में जाना जाता है, और माइनर कॉर्प लेबियोबाटा, जिसे स्थानीय तौर पर बाटा के नाम से जाना जाता है, के सफल प्रदर्शन और उपज को मैथन जलाशय झारखंड के पिंजरों में बाजार के आकार में सफलतापूर्वक संवर्धित किया गया। ओम्पोक बिमाकुलेटस के अविकसित मछली के बच्चे को अलग अलग घनत्व के पिंजरों में संवर्धित किया गया था। संवर्धित अवधि के 7 महीनों में 80% से अधिक जीवित रहने के साथ 50 से 62 ग्राम का औसत आकार हासिल किया गया। कुल 150 किलोग्राम मछलियों की उपज प्राप्त की गई। लेबियोबाटा को अलग अलग घनत्व के पिंजरों में संवर्धित किया गया था। 6 महीने की संवर्धित अवधि के बाद 85% से अधिक जीवित रहने के साथ 45 से 52 ग्राम का औसत वजन प्राप्त किया गया और कुल 430 किलोग्राम मछली को उपजाया गया। इसी तरह उच्च मूल्य मध्यम कॉर्प पंथिया सराना एक शाकाहारी मछली, जिसे आमतौर पर पुटी के नाम से जाना जाता है, उसे ओडिशा के गंजाम जिले के सलिया बांध में 4 पिंजरों में रखा गया था। संवर्धित अवधि के 3 महीने के बाद 150 ग्राम का औसत वजन और 90% से अधिक जीवित रहने की दर हासिल की गई। कुल 460 किलोग्राम मछलियों को उपजाया गया था। मछलियों की प्राकृतिक सफाई के कारण पिंजरे बायोफाउलिंग जीवों से रहित थे। पंगेसियस जैसी अन्य मछली प्रजातियों के साथ सराना का समावेश बायोफाउलिंग जीवों को नियंत्रित करने के अलावा उत्पादन क्षमता को और बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि उच्च बाजार की मांग के कारण सराना पूर्वी भारतीय जलाशयों में पिंजरे के संवर्धन के विविधीकरण के लिए एक उम्मीदवार मछली प्रजाति हो सकती है। उच्च मूल्य की प्रजातियों के साथ पिंजरा संवर्धन के विविधीकरण से न केवल इस प्रथा को अपनाने में वृद्धि, बल्कि इसके साथ ही ये भारत के जलाशयों और आर्द्र भूमि में संलग्न प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगी। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान में पिंजरा संवर्धन तकनीक के बारे में जाना। इसके साथ ही कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं सफल किसान और पद्मश्री से सम्मानित श्री सुंडाराम वर्मा जी से।
राजस्थान के जिला सीकर के गांव दाता के किसान सुंदराम वर्मा को कम पानी में खेती की तकनीक पर काम करने के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। वर्ष 1972 में बीएससी करने के बाद विज्ञान अध्यापक के पद पर कई बार उनका चयन हुआ, लेकिन उन्होंने खेती को प्राथमिकता दी और बताया कि कम पानी की खपत करके भी खेती की जा सकती है। वो किसानों को इसके लिए प्रेरित भी करते हैं। सुंदराम को यूं तो अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं, मगर कृषि विधि में सबसे पहला पुरस्कार कनाडा में वर्ष 1997 में एग्रो बायोडाइवर्सिटी बायो अवार्ड मिला। दूसरी बार वर्ष 1998 में राष्ट्रीय स्तर का जगजीवन राम किसान पुरस्कार प्राप्त हुआ। तीसरी बार उन्हें राज्य सरकार द्वारा वन पंडित पुरस्कार दिया गया। सुंदराम वर्मा को जैव विविधता, पर्यावरण और जल संरक्षण पर कार्य के उपलक्ष्य में पद्मश्री दिया गया है। सरकार के प्रोत्साहन से उनके इस कार्य को अधिक गति मिलेगी तथा खेती की दिशा में और भी बल मिल सकेगा। सुंदराम ने 1 लीटर पानी में पौधरोपण तकनीक विकसित की है। उन्होंने 1 हेक्टेयर जमीन में 20 लाख लीटर बारिश के पानी और 15 फसलों की 700 से अधिक प्रजातियों का संग्रहण और संरक्षण किया है। वो अभी तक 50,000 पौधे लगा चुके हैं। सुंदराम वर्मा की माने तो कृषि की ओर उनका रुझान 48 साल पहले वर्ष 1972 में उस समय ही हो गया था, जब बीएससी की और फिर 3 बार टीचर की सरकारी नौकरी लगी। तब सरकारी शिक्षक बनने की बजाय सुंदराम ने खेती चुनी और शुष्क वानिकी विधि पर काम करने लगे। ऐसी तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल की जिससे 1 लीटर पानी में ही पौधे को पेड़ बनाया जा सकता है। सीकर के किसान सुंदराम की 1 लीटर पानी में 1 पौधा तकनीक को राजस्थान सरकार के जल संरक्षण विभाग ने भी मान्यता प्रदान की। कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन ने भी इसकी प्रशंसा की। मैं 1982 में यंग फार्मर ट्रेनिंग कोर्स में था IARI में, तो वहाँ ड्राई फार्मिंग की टेक्निक सीखी थी। सितंबर आ गया, जो पौधे लगाने हैं वो छोटे छोटे 1-1 लीटर के खड्डों में आप वो करके उसमें पौधे लगा दिए, और कि गर्मियों में जब आएगी तो ज़्यादा बड़े गड्ढे करके पानी दे देंगे। हुआ ऐसा कि हम पानी न सर्दियों में दे सके न गर्मियों में, लेकिन पौधे जिंदे रहे। तो फिर मुझे वो ड्राई फार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट याद आया। 1 लीटर पानी में पौधा तैयार करने की तकनीक में सुंदराम को 10 साल लगे थे। सुंदराम ने राजस्थान की फसल मिर्च, चौला, ग्वार, धनिया, काबुली चना और मेथी समेत 15 फसलों की करीब 700 प्रजातियों का संकलन कर गहन अध्ययन किया और फिर कम पानी, कम लागत में अच्छी पैदावार के गुर किसानों को सिखाए। इस तकनीक में जो 2 गहरी जुताई होती है, एक मानसून के पहले मानसून के बाद में, एक आखिरी मानसून के तुरंत बाद में, तो उससे खरपतवार भी नष्ट हो जाती है और ऊपर से जुताई करने से जो कैपिलरीज बनती हैं, सुराखें बनती हैं, वो भी टूट जाती है। सुंदराम के इस कार्य को दिल्ली के पूसा संस्थान ने भी मान्यता दी है। सुंदराम को राजस्थान का देसी कृषि वैज्ञानिक भी कहा जाता है। वो बीते 25 साल से कृषि कार्य को सरल बनाने और खेती नवाचार करने में जुटे हैं। इन्होंने आदर्श फसल चक्र का भी निर्माण किया, जिसमें 3 साल में 7 फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। किसान को 1 हेक्टेयर में 1 लाख रुपए का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस तकनीक को जब ये सबसे पहले इसको देखा कि ये तकनीक सफल हो सकती है, तो मैंने करीब 8-10 तरह के पौधे उन पर परीक्षण किया अपने खेत में अलग अलग समय पे, और उसमें शीशम भी था, नीम भी था, अर्डू भी था, रोइडा था और खेजड़ी थी, बेर था और यह आंवला था, कैरुंदा था, ग्राफ्टेड बेर भी था। तो ये इन सब चीज़ों पे 4-5 तरह से अलग अलग रेप्लिकेशन में इनको मैंने टेस्ट किया अपने पूरे खेत में। तो उसके बाद में 10 साल बाद में ये तय हो गया कि ये टेक्निक बहुत अच्छी है। जिस प्रकार पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित सुंदराम ने खेती के क्षेत्र में नई सोच लाकर क्रांति लाई और जैव विविधता, पर्यावरण और जल संरक्षण पर कार्य की दिशा में नए आयाम बनाए, उससे आने वाले किसान भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। कहा था कि आप बाजरे के चक्कर में मत पड़ना, पूरी जिंदगी में भी यूनिफॉर्म नहीं लेके आओगे बाजरे को, देसी को। तो हमने 3 साल में लेके आ गए। कृषि की दिशा में ऐसी सोच लाकर भावी किसान पर्यावरण और जल संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं।
बहनों, अब समय हुआ है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम वर्तमान में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं आज के कृषि कैलेंडर में क्या खास है आपके लिए। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव के उपाय करें। पशुओं को अंतः परजीवी नाशक दवाई पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार नियमित दें। बरसीम की बिजाई इस माह के अंतिम सप्ताह शुरू करें। बरसीम की पहली काट से अधिक चारा लेने के लिए सरसों की चाइनीज कैबेज किस्म या जई मिलाकर बिजाई करें। बरसीम के साथ राई घास मिलाकर बिजाई करने से हरे चारे की पौष्टिकता व उपज में वृद्धि होती है। बरसीम फसल से अधिक उपज व लंबी अवधि तक हरा चारा प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्में BL10, BL22 व BL42 की बिजाई करें। बरसीम की बिजाई नए खेत में करनी हो तो बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने पर अधिक हरा चारा प्राप्त किया जा सकता है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने कृषि कैलेंडर में दी गई जानकारियां प्राप्त की। इसी के साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए गए हैं। ये विधेयक 5 जून 2020 को घोषित अध्यादेशों का स्थान लेंगे। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। देश में कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़ने के उद्देश्य से आज लोकसभा में 3 विधेयक प्रस्तुत किए गए। ये 5 जून 2020 को घोषित अध्यादेशों का स्थान लेंगे। किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, किसानों का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, किसानों का मूल्य आश्वासन अनुबंधन एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020, जबकि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल दानवे ने आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 लोकसभा में प्रस्तुत किए। किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 में एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है, जिसमें किसान और व्यापारी विभिन्न राज्य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों या सम बाजारों से बाहर निपुण, पारदर्शी और
बाधारित एक राज्य से दूसरे राज्य और अपने राज्य में व्यापार वाणिज्य तथा किसानों की उपज को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार चैनलों के माध्यम से किसानों की उपज की खरीद और बिक्री लाभदायक मूल्य पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए एक सुविधाजनक ढांचा भी उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों का मूल्य आश्वासन अनुबंधन एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 में कृषि समझौतों पर राष्ट्रीय ढांचे के लिए प्रावधान है, जो किसानों को कृषि व्यापार फर्मों, प्रोफेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कृषि सेवाओं और एक उचित तथा पारदर्शी तरीके से आपसी सहमत लाभदायक मूल्य ढांचे में भविष्य में होने वाले कृषि उत्पादों की बिक्री तथा इससे जुड़े मामलों या इसके आकस्मिक मामलों में जुड़ने के लिए किसानों को संरक्षण देगा और उनका सशक्तिकरण भी करेगा। आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान करता है। इससे निजी निवेशकों को उनके व्यापार की परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी। उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा। एक लंबे कालखंड के बाद मुझे लगता है इस अध्यादेश के माध्यम से खेती और कृषि के क्षेत्र में और किसान की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। जहाँ तक कानून बनाने की शक्ति है, उस मामले में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि संघ सूची की प्रविष्टि 42 में अंतर राज्य वाणिज्य एवं व्यापार का उल्लेख है। इसका अर्थ यह है किसी भी वस्तु सेवा के अंतर राज्य व्यापार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संघ शासन को है और इसमें कृषि उत्पाद भी सम्मिलित है। दूसरा, मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ सदन को, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कि अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें कृषक अपना उत्पाद पैदा करता है और वो मंडी में लाता है। मंडी में जब तक वो लाता है तब तक उसके ऊपर मंडी फीस है, दुनिया भर के कानून है, उसका जो परिवहन का खर्चा है और मंडी में 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग बोली लगा के उसके उत्पादन की कीमत को तय कर देते हैं। अब अगर ये अध्यादेश अधिनियमित हो जाएगा तो निश्चित रूप से किसान को इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। किसान जब फसल अपनी मंडी में किसी व्यापारी को बेच देता है तो व्यापारी उस फसल का क्या करेगा, कहाँ बेचेगा, कितने भाव पर बेचेगा, किस राज्य में बेचेगा, ये व्यापारी को तो पूरी आज़ादी है। लेकिन किसान जो देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है उसको अपने उत्पादन का बेचने का मूल्य तय करने का, स्थान तय करने का, कैसे बेचेगा ये तय करने का आज तक अधिकार नहीं था। मैं समझता हूँ इस अध्यादेश के माध्यम से ये आज़ादी पूरे देश को मिलने वाली है। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय देश भर के किसानों को, राजनीतिक दल के नेताओं को, सभी को यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो अध्यादेश है जिसको आज संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे एपीएमसी एक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज्य अगर चाहेगा तो मंडियां चलेगी, राज्य का अपना एक्ट है। मंडी की परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा वो इसके माध्यम से कवर होगा। दूसरा, जिस प्रकार की बात कही जा रही है कि वो एमएसपी पर फर्क पड़ेगा और फलाना कमेटी की रिपोर्ट है, मैं सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। मैं सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद वर्षों से स्वामीनाथन साहब की कमेटी की अनुशंसाएं पड़ी हुई थी। उन 200 अनुशंसाओं में 201 अनुशंसाओं में से भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 200 अनुशंसाओं पर अमल किया और जो एमएसपी थी उस पर भी 50% मुनाफा
जोड़कर रबी और खरीफ की एमएसपी घोषित की जा रही है। इससे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं आएगा। किसान को अपना उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। व्यापारी भी लाइसेंस राज्य से मुक्त मिलेंगे। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा और सप्लाई चेन मजबूत होगी। कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा और ये निजी निवेश जब गांव तक और खेत तक पहुंचेगा, इसी से किसान का उत्थान आने वाले कल में होने वाला है। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कृषि से जुड़ी जानकारियां मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज आपको जानकारी देते हैं बफेलो पोषाहार ऐप के बारे में। बफेलो पोषाहार एक शैक्षिक मोबाइल ऐप है जिसे ICAR CIRB हिसार द्वारा ज्ञान प्रदान करने और भैंस मालिकों के लिए एक गाइड के रूप में विकसित किया गया है। ऐप संपूर्ण सामग्री को 6 अलग अलग खंडों में विभाजित करके भैंस पोषण के विभिन्न क्षेत्रों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। भैंस फीड प्रबंधन, चारा प्रबंधन और संरक्षण, बछड़ा चारा प्रबंधन, सामान्य पोषण की कमी, पशुओं में विषाक्तता। एप्लीकेशन वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। पूर्ण ऐप सामग्री में डाउनलोड सुविधा के साथ ऑडियो बैकअप है। चलते चलते आइए एक बार नजर डाल लेते हैं ट्विटर प्लेट पर। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है nationalkrishidarshan@gmail.com। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।